बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पनामा केस की। पनामा की कहानी जो है वो एक दफ़ा फिर सामने आ गई है। और पनामा केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा हुई, मरीन नवाज़ को जो है वो सज़ा हुई, कैप्टन जो हैं वो सफदर उनको भी इस केस में मुलव्वस किया गया। और फिर दो बेटे थे नवाज शरीफ साहब के, हसन नवाज और हुसैन नवाज, इन दोनों को भी इस रेफरेंस में शामिल किया गया था। आपके इल्म में है कि पनामा के केसेस में नवाज शरीफ बरी हो गए, मरीन नवाज साहबा बरी हो गई, कैप्टन सफ्दर बरी हो गए। अब दो बच्चे जो उनके थे, हुसैन नवाज और हसन नवाज, वो इश्तिहारी मुलज़म करार दिए गए थे। पहले मरले में उन्होंने दरख्वास्त दी नैब कोर्ट को कि हमें जो है हम सरेंडर करना चाह रहे हैं कोर्ट के सामने, लिहाजा हमारे वारंट गिरफ्तारी जो है वो ख़त्म किए जाएँ। कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। तो आज जो है दोनों भाई हसन और हुसैन नवाज जो है कोर्ट में पेश हुए और पनामा कहानी एक दफ़ा फिर जो है वो ज़िंदा हो गई है। अब ये मामला क्या था? आपके लम्हे है कि जब ये 2017 में 16 में चीज़ें चलना शुरू हुईं और जिस तरह जेआईटी बनी और जिस तरह पनामा केस की हेयरिंग की गई, हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ था कि पनामा केस के फैसला के लिए कोई निगरान जज मुकर्रर किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रिटायर्ड इजाज़ुल एहसन जो है उस वक्त निगरान जज मुकर्रर हुए थे और उन्होंने नैब कोर्ट के आप कह लें कि जो है वो सर पे बैठ के फैसला करवाया कि जल्दी से जल्दी जो है इस केस का फैसला होना चाहिए। वाइट कलर क्राइम का फैसले जो है वो इतनी जल्दी नहीं होते। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर से मंगवाना पड़ती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें प्रूफ करना पड़ती हैं, फिर जाके कोई फ़ैसला होता है। लेकिन जिस तरह इस केस का फ़ैसला हुआ था वो भी एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ लिखी गई है और अदालती तारीख़ में भी ये एक वाहिद मिसाल है कि किसी केस की मॉनिटरिंग के लिए जज मुकर्रर किया गया हो और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज, सिटिंग जज, जिसने इस केस को मॉनिटर किया हो। मुख्तसरन हम चलते हैं कि इस केस का अब बाकी क्या रह गया है और क्या होने वाला है। आपके इल्म में है कि फ्लैगशिप, अल अज़ीज़िया और बाकी रेफरेंस जो है वो इस इवन फील्ड के रेफरेंस फाइल किए गए थे। पहले मरले में जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आए तो उन्होंने कोर्ट का सामना किया और कोर्ट का सामना करके जो है पहले बेल ली, फिर कोर्ट में पेश हुए और बिल आखिर ये केस बरी हो गया। इससे पहले मरीम नवाज साहबा इन केसेस में बरी हुई और कैप्टन सफदर जो है बरी हुए। तो अब ये दो मुलज़म जो है हसन नवाज और हुसैन नवाज इस केस में रह गए थे और आज उन्हें भी जो है वो बरी करने का हुक्म दिया गया। अच्छा, ये बरी करने का हुक्म जो है पहले इन 3 मुलज़मों को मुलज़मान का दिया गया, तो अब इनका केस जो है वो चलना शुरू हो गया है और इसमें दलाइल जो है वो दिए जा रहे हैं कि इन दोनों भाइयों को भी इस केस में बरी किया जाए। अब मामला क्या रह गया है? मामला आपके इल्म में है कि जब ये जेआईटी बनी थी और जब ये फैसला हुआ था कि नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालना है, तो उस वक़्त सारे पेपर भी आ गए थे, नैब भी एक्टिव हो गया था और जल्द अज जल्द जो है वो रेफ़रेंस भी बनना शुरू हो गए और कई मिसालें ऐसी हैं कि उस वक़्त जो है वो नैब को बाय ऑर्डर जो है वो कहा गया कि ये रेफ़रेंस बनने हैं और जेआईटी का जो प्लंदा है वो उसके सामने उसको रखा जाए, तो इतने पेपर तो आ ही नहीं सकते जितने जेआईटी ने बक्से भर के जो है वो रिपोर्ट जमा करवाई सुप्रीम कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया और फिर ये रेफरेंस सारे दायर हो गए। अब अगर हम देखें तो पहले भी ये केसेस चलते रहे हैं और आइंदा समाअत पर जो है वो नैब से केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है और जो है वो जब नैब अपना रिकॉर्ड पेश करेगी तो ज़ाहिर-सी बात है नैब ने भी जो है वो यही स्टेटमेंट देनी है कि वो मज़ीद कार्रवाई नहीं चाहते क्योंकि हमें इस केस में कोई सबूत, शवाहिद नहीं मिले। तो ये कहानी थी पनामा की जो जेआईटी से शुरू हुई और नवाज शरीफ, हमें याद है
کہ جب نواز شریف بطور وزیر اعظم JIT جوڈیشل جو اکیڈمی ہے وہاں پر پیش ہوتے تھے، اور بطور وزیر اعظم جو ہے وہ JIT کے سامنے بیٹھ کر اپنے کویشچن کا جواب دینا اور پھر ساری چیزیں ہونا. اور ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ حسین نواز کی ایک تصویر بھی لیک ہوئی تھی کہ وہ بینچ پہ بیٹھے ہوئے اور انہوں نے JIT کے انتظار میں کئی گھنٹے گزارتے اور پھر یہ JIT اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتی اور پھر یہ لوگ جاتے. اور پھر ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح وزیر اعظم کو نکالا گیا، کس طرح کیس کا فیصلہ ہوا اور کس طرح انہیں گرفتار کیا گیا. اور اس گرفتاری کے دوران ہی جو ہے کلثوم نواز صاحبہ کی وفات بھی ہو گئی. تو یہ وہ بھاری قیمت ہے جو نواز شریف اور شریف فیملی نے ادا کی اپنی سیاست کے لیے، اپنے جو ووٹ بینک ہے، جو پبلک ہے، اس کے لیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اب باری آ رہی ہے حسن کی اور حسین نواز کی. وہ بھی پاکستان واپس آ چکے ہیں اور پاکستان میں اپنے کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ کروانے کے لیے انہوں نے کورٹ میں اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے اور اب ان کے کیسز کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اگر ہم بات کریں جج محمد بشیر کی، جو آج اپنے عہدہ سے ریٹائرڈ ہو گئے، تو ان کی بھی ایک ہسٹری ہے. وہ واحد جج ہیں جو 11-12 سال تک اپنے اس عہدے پر قائم رہے. 2-3 بار انہیں ایکسٹینشن ملی اور یہ وہ جج ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی، یوسف رضا گیلانی وغیرہ کو کے کیس سنے، شاہد حقان عباسی کا جو ہے وہ کیس سنا، اب عمران خان کا جو ہے وہ کیس میں سزا سنائی. تو اس طرح کی یہ جج بھی ایک ہسٹری میں جو ہے وہ یاد رکھے جائیں گے کہ کوئی جج محمد بشیر تھا جنہوں نے سابق وزراء اعظم کو کے کیس سنے اور انہیں سزائیں بھی سنائیں. اب سیاست کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ آ چکی ہے اور تاریخ دہرا رہی ہے کہ پہلے 2018 میں نواز شریف اندر تھے اور عمران خان باہر جو ہے وہ اپنی مرضی سے ساری چیزیں کر رہے تھے، اور آج عمران خان اندر ہیں اور نواز شریف اور ان کی فیملی جو ہے باہر ہے، بلکہ برسر اقتدار ہے اور اپنی مرضی سے ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں اور حکومت سازی کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو اب جو معاملات آگے چلنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ عمران خان کے لیے بھی کڑا وقت جو ہے وہ آنے والا ہے اور ثانیہ 9 مئی مقدمات بھی ان کے سامنے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان مقدمات میں کیا سزا ہوتی ہے، کیا جزا ہوتی ہے. لیکن اگر ہم صرف اس کیس کا دیکھیں تو یہ کیس بھی آئندہ کچھ سماعتوں کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آخری ملزمان جو حسن نواز اور حسین نواز سے، وہ بھی اس کیس میں بری ہونے والے ہیں. جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس کیس میں یہ دونوں بھائی بھی بری ہو جائیں گے. اور یوں آج اس کیس میں اس کیس کی بریت کے بعد جو ہے وہ شریف فیملی مکمل طور پر ان تمام کیسز میں بری ہو جائے گی اور یہ کیس ختم ہو جائیں گے. یہ تھی آج کی سٹوری، آج کا احوال. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.